गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जीव जगत की जो विविधता है उसके बारे में, जीव जगत में विविधता, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है क्या, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान का संरचना है, विज्ञान के द्वारा संरचित एक ऐसा किताब है या पुस्तक है जिसमें हम लोग जीवन रचना और जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। और जीव जगत जो है कौतूहल का विषय रहा है शुरू से, और इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, तो उसको जानकारी उसकी हासिल करना, उसके बारे में जानना कौतूहल का विषय रहा है। शुरुआत से ही मानव जो है आसानी पूर्वक जो है निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थ के बीच में अंतर कर सकता था। और आदि मानव जो था वो कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे कि वायु था, समुद्र, आग, इस सब के बारे में, और कुछ सजीव पदार्थ जैसे कि पौधा है, इस सब में भेद किया था। जानवर और पौधे हैं और उधर निर्जीव पदार्थ में वायु, समुद्र, आग वगैरह आते हैं, उन सब के बीच में भेद किया था आदि मानव ने। इन सभी प्रकार के जो जीवित और जीवहीन स्वरूप में जो थे, जो भी इन सभी प्रकार के जीवित या जीवहीन स्वरूप में जो भी चीज़ थे, उन्होंने जो सर्वसामान्य विशिष्टताएं पाई उनमें, वे उनके द्वारा भय को दूर भगाने, ठीक है, या फिर वो जिस कारण से उस चीज़ से दूर भागते थे उस पर आधारित थी। मतलब हम लोग जब किसी चीज़ से डरते हैं तो उस चीज़ से दूर भागते हैं, तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए उस चीज़ से दूर भागते हैं, उस पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन अगर माने तो जिसमें हम लोग भी शामिल थे, यानी मानव भी शामिल थे। मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, ये काफ़ी बाद में शुरू हुआ, जो कि समाज, अगर जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें तो जो कि समाज जो है वो मानव के उद्भव के मानव का उद्भव जो हुआ वो भी विज्ञान में संलग्न था। तो वे जो भी थे, वे लोग जो जैव वैज्ञानिक थे, तो उसमें ज्ञान में सीमित प्रगति उन्होंने दर्ज कराई थी। उन्होंने देखा और ज्ञान में उन्होंने सीमित प्रगति दर्ज कराई। उसके बाद है क्या, जीव स्वरूप को बांटना, जीव स्वरूप को बांटने का विज्ञान जो है। और दूसरी बात है क्या, जो हम लोग मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन जो पढ़ते हैं, जिसको हम लोग स्मारकीय विवरण भी कह सकते हैं, उसमें वृहत पहचान प्रणाली जो है या फिर नाम पद्धति, जिसमें वर्गीकरण किया गया था, बांटा गया था, वर्गीकरण की पद्धति जो थी, वो उसकी आवश्यकता जो थी तो वो प्रदान की गई उसके द्वारा ही। क्या हम लोग जो है उसको बांटे कैसे, तो उसमें जो विविधता थी उनके वर्गीकरण को हम लोग उनके विविधता के रूप से बांट पाए, और जीव का स्वरूप जो हुआ उसको हम लोग उनके स्मारकीय विवरण जो भी है उनके द्वारा भी हम लोग उसको बांटे हैं। इस प्रकार के अध्ययन का जो है सबसे बड़ा जो माने प्रभाव जो पड़ा सजीवों द्वारा, वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह का पड़ा है। दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था इसलिए। और वर्तमान के सभी जीव के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का जो रहस्य का उद्भेदन किया गया, मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे ये सब। और इस इकाई के साथ साथ अध्याय में हम लोग, इस इकाई के जो भी अध्याय चलेंगे उनके साथ जो अध्याय चलेंगे उनमें हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वो वर्गीकरण किन कौन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। प्राणी और पौधों में, यानी जीव जंतु और पौधे में का जो वर्गीकरण हुआ है उसके वर्णन के साथ उसको हम लोग, यानी उसको पूरा खोल कर उसके विषय में पूरी जानकारी लेंगे। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था अर्नेस्ट मेयर, उनके बारे में दिया गया है। ये बायोलॉजी से जुड़े, जीव विज्ञान से जुड़े हुए थे। इनका जन्म 5 जुलाई 1904 ईस्वी में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था, और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक यानी कि विकास करने वाले वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20वीं सदी, जिनको 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहा जाता है, और ये अब तक के 100 महान वैज्ञानिक में से एक थे। मेयर जो है इन्होंने 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कला और विज्ञान के संकाय में नौकरी प्राप्त की थी,
और 1975 में अलेक्जेंडर अगासीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस की पदवी को भी धारण किया था और उसके साथ ही इन्होंने अवकाश भी प्राप्त किया। अपने 80 साल के कार्य जीवन में, यानी जीवन में जो इन्होंने कार्य किया, 80 साल काम किया इन्होंने पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वार्गिकी और जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन आदि पर इन्होंने अनुसंधान किया था और इन्होंने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया था, जो कि आज भी सच है, आज भी लोग उसे पढ़ते हैं, मानते हैं। इसके साथ ही आप देखिएगा क्या इन्होंने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वार्गिकी की जो परिभाषा है उसको भी दिया और मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए थे और जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है आज तक। 1983 में इनको बॉल्जन प्राइज मिला, उसके बाद 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज भी मिला था और 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया इनको। और इनकी 100 वर्ष की आयु में 2004 में निधन हो गया इनका, ये स्वर्गवासी हो गए जो कह सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्या अगर माने तो ये जो पूरा संसार है, ये संसार कितना अच्छा है अगर माने तो, वंडरफुल, निराला कह सकते हैं, कितना सुंदर है, कितना निराला है। और अगर जीव जगत की बात की जाए तो जीवों के विस्तृत प्रकार इसमें हैं और इसमें श्रृंखला भी है जो विस्मयकारी हम लोग को आश्चर्यचकित करती है। असाधारण वास स्थान है, चाहे वो ठंडे पर्वत हों, पर आप देख सकते हैं ठंडे पर्वत पर भी जीव रहते हैं, उसके बाद वर्षावन में भी जीव रहते हैं, महासागर में भी, मीठे पानी के झील में, मरुस्थल में, गर्म झरने में, सब में जीव रहते हैं और वो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। कुछ होता है कि एकदम तेज़ दौड़ते घोड़े हैं, प्रवासी पक्षी हैं और घाटियों में खिलते फूल या फिर आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता होती है। ये सब हम लोग को किसी विस्मय या चमत्कार से कम नहीं लगती है। पारिस्थितिक विरोध जो होता है और जितने भी संसार के सदस्य हैं, हम लोग भी संसार के सदस्य हैं और संसार के सदस्य का जो होता है वहाँ सहयोग होता है संसार में। और यहाँ तक कि हमारे अंदर जो कोशिका में कोशिका में जो चलता रहता है सारे कार्य, उसमें आणविक गतिविधि होती है, उसे पता चलता है और वास्तव में जीवन क्या है इसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं। इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पहला है तकनीकी प्रश्न जिसको हम कहते हैं, जो कि है जीव और निर्जीव क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या इसके उत्तर खोजने का प्रयत्न हम लोग को करना है। दूसरा प्रश्न फिर आता है जो कि दार्शनिक मानते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको फिलोसफिकल भी कह सकते हैं और यह जानने का प्रयत्न करते हैं उसमें हम लोग क्या जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इस चीज़ को जानते हैं। तो वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश नहीं करेंगे, इसका प्रयास करना बेकार है कि पर्पस क्या है जीवन का, इसका प्रयास करना ही बेकार है। और हम इस विषय पे अगर सोच सकते हैं क्या जीव क्या है, व्हाट इज़ लिविंग, इसके बारे में सोच सकते हैं तो बात आती है व्हाट इज़ लिविंग, यानी जीव क्या है। जब हम लोग ट्राई करते हैं यानी कोशिश करते हैं डिफाइन करने का कि जीव क्या है, जीवन क्या है, ठीक है, तब हम प्रायः जीव के लक्षणों को देखते हैं, उनके अंदर जो लक्षण हैं उनको देखते हैं। वृद्धि है उनके अंदर, यानी जो बढ़ते हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, यानी जनन प्रजनन जो करते हैं वो। उसके बाद एबिलिटी जो होता है सेंस करने का एनवायरनमेंट को, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाते हैं और उनके अनुकूल क्रिया करना, जो उनका सुटेबल रिस्पॉन्स होता है उनको, उसको देखना, वो सब जो है बात हमारे मस्तिष्क में तुरंत आता है। और अद्भुत लक्षण होते हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग लक्षण हैं। आप सबको इस सूची में, यानी इस लिस्ट में आप लोग को सब जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको हिंदी में उपापचय कहा जाता है,
एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेट है, जिसको कि स्वयं की प्रतिलिपि बनाना भी कहा जाता है। उसके बाद है सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब है स्वयं को संगठित करना। इंटरेक्ट एंड इमरजेंस है, तो प्रतिक्रिया करना और उद्गमन आदि, इस सब को हम इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इन सब को विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी जीव हैं जो वो बढ़ते हैं, सभी जीव वृद्धि करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो उनका भार और संख्या दोनों में वृद्धि होना, और दोनों में वृद्धि होना जो है उनका द्वियुग्मी अभिलक्षण है, यानी उनके अंदर का लक्षण है। और जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, और ये कोशिका विभाजन के द्वारा यानी सेल डिवीजन के द्वारा अपना ग्रोथ करते हैं। पौधों में हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्रोथ जो होता है सेल डिवीजन के द्वारा होता है कंटिन्यूसली, उनके पूरे जीवन काल में सेल डिवीजन होता रहता है। और जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में जो है एक खास एज तक ही वो देखने को मिलता है, एक खास उम्र तक देखने में कोशिका विभाजन मिलता है हम लोग को। जबकि सेल डिवीजन जो होता है वो कुछ कोशिकाओं में, ठीक है, कुछ कोशिका में कोशिका विभाजन जो होता है कुछ विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिका के स्थान पर नई कोशिका आ सके। ठीक है, एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इन पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। हम लोग कहीं भी अगर ये देख सकते हैं कि उसमें कितने सेल हैं, इसको हम लोग को गिनने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और हम लोग उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी सरलता से इसको हम लोग देख लेंगे, बहुत आसानी से देख लेंगे। अधिकांश जो उच्च कोटि के प्राणी माने जाते हैं या फिर पादप यानी कि पेड़ पौधे जो हैं, उनमें वृद्धि जो होती है या फिर प्रजनन जो होता है, वो हम मानते हैं कि एक विशिष्ट घटना है, एक खास घटना है। हमको याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने पर हम लोग मानते हैं कि उनमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, और अगर भार में वृद्धि को हम एक लक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। ठीक है, पर्वत यानी कि माउंटेन्स, फिर बोल्डर्स है जिसको हम पत्थर के टुकड़े, बड़े टुकड़े भी कह सकते हैं, उसके बाद रेत के टीले भी हैं, ये सब भी वृद्धि करते हैं, ये सब भी बढ़ते हैं वक्त के साथ। लेकिन निर्जीव जो होते हैं इस प्रकार की वृद्धि करते हैं कि उनके सतह पर पदार्थ के एकत्र होने से उनकी वृद्धि होती है, ना कि उनके अपने आप उनमें वृद्धि होती है। जीवों के अंदर जो वृद्धि होती है वो और होती है, उनका वृद्धि करना और तरीके का होता है। ठीक, इसलिए वृद्धि को जीवों के लिए एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों में ऐसा माना जाता है कि जीव भी खाना खाते हैं, जीव खाना खाते हैं तो उनके अंदर वृद्धि होती है। वैसे ही परत दर परत, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि हमारे अंदर फैट परत दर परत जमा हो रहा है, हमारा सेल डिवाइड करता जा रहा है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे ही माउंटेन बोल्डर एंड माउंट्स भी बढ़ते हैं। उसके बाद जीव का जो भी लक्षण होता है, ठीक है, जीव का जो लक्षण है वो आप देख सकते हैं, क्या इसमें बताया गया है क्या परिस्थितियों के कारण होता है। जीव का लक्षण उनके आसपास की परिस्थिति कैसी है उसके अनुसार होता है। उसके बारे में हम लोग को यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र का लक्षण है, मतलब आसपास का जो उनका है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके लिविंग सिस्टम के अनुसार उनके अंदर आया है। तो दिया रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जनन भी जो है, प्रजनन भी जो है जीवों का एक लक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जिसको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है यानी कि प्रजनन जो होता है, उसका अर्थ होता है कि अपनी तरह संतान की उत्पत्ति करना, और उनके लक्षण लगभग उसके माता पिता से मिलते हैं, और इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन की चर्चा हम कर रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है,
ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी। फंगाई जो है वो मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को फैलाता जाता है, अदर अदर और मतलब करोड़ों भाग में अपने आप को बांट लेता है असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं। और छोटे जीव जो होते हैं जैसे कि यीस्ट है, हाइड्रा है, ये सब भी बडिंग के द्वारा करते हैं काम अपना। फ्लैट वर्म्स, जिसके बाद प्लानेरिया जिसको कहा जाता है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी ट्रू रीजेनरेशन होता है, यानी सही रूप में ये भी क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं, विशिष्ट घटनाएं हैं वृद्धि करने की। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रीजनरेट करते हैं, लॉस्ट पार्ट उनके बॉडी का जो होता है वो बार बार आ जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, जैसे टूटा वो पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा। फंगाई में तो फंगाई और फिलामेंटस एल्गे जो है या फिर प्रोटोनेमा ऑफ मोस जो है, ये सब इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपने आप का गुनज बनाते जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और जब ये आते हैं, यूनिसेलुलर की बात आती है, तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है या यूनिसेलुलर एल्गे या अमीबा है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं यानी जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और सब इन सब में भी मान सकते हैं कि इनका ग्रोथ जो है वो इंक्रीज, इनका जो नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग मान सकते हैं कि ग्रोथ जो भी करता है वो नंबर ऑफ सेल अपना बढ़ाता है या फिर अपना वजन बढ़ाता है, भार बढ़ाता है। इसलिए हम लोग नोटिस कर सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इस सब से ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से ये नहीं समझ में आता है, क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या आखिर जीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो इसके बारे में और जानेंगे क्या, अगर बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर खच्चर की बात की जाए तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, या फिर वर्कर बी की बात की जाए तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल की बात कर लें जो कि वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ये भी पूरे तरीके से नहीं प्रमाणित करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करना एक तरीका है जिनके द्वारा हम कह सकें कि वो जीवित हैं। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं, नहीं कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने में, ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर पाते, अपने आप का डुप्लीकेट नहीं बना सकते। इसलिए आगे की जानकारी कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।